विकास सर, आप कनेक्टेड हैं? विकास सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके। गणेश जी, पीपीटी के लिए अलाउ कर दीजिएगा। सर पीपीटी शेयर करेंगे। हेलो। विकास जी सर, जी सर। हाँ मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली सर। सर, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ मैम, स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार मैं बस अपना सर आप माइक्रोफोन ऐड पीपीटी कर लूँ। शेयर कर लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके मैम। मैम, मेरा पीपीटी विजिबल है? जी जी सर, जी सर। हम स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर। स्टूडेंट्स, आज हमारे सामने में रिसोर्स पर्सन के रूप में जो उपस्थित हैं, उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं आपके समक्ष देना चाहती हूँ। आप हैं डॉक्टर विकास कुमार, सीएम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में। और सर की कई पुस्तकें भी हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी और कुछ इकोनॉमिक्स में भी, जिसमें अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होंगे तो शायद वो जानते होंगे। और सर विश्वविद्यालय के कार्यों में, अकादमिक कार्यों में और मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल दोनों तरह के वर्क में आप इनको बहुत एक्टिवली देखते होंगे, बहुत सी कमिटीज के मेंबर भी हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी को एज अ रिसोर्स पर्सन हम अपने पास पाकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है पहले तो सर आपका, और धन्यवाद कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार कर हमारे स्टूडेंट्स के साथ में इंटरैक्ट करने के लिए अपना कंसेंट दिया। थैंक यू सर। और अब क्लास ही आपकी हुई सर। थैंक यू मैम for this nice and brief introduction. Good afternoon all students. हम लोग आज के लेक्चर में हमें 4 टॉपिक को देखना है। सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी सर, परफेक्टली आ रही है, आप कंटिन्यू करें। ओके, इस स्लाइड भी सबको दिख रहा है? जी सर। ओके। तो आज हम लोग आप लोग स्लाइड पे देख सकते हैं, हम लोग 4 टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सेकंड इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड इज सोशल ऑडिट एंड फोर्थ एथिकल इन्वेस्टिंग। मोर और लेस हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसमें से जो 4 टॉपिक हैं, वैसे वो चारों इंडिपेंडेंट टॉपिक हैं, लेकिन एक दूसरे से लिंक्ड भी हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इन टॉपिक्स को एक दूसरे से लिंक कर कर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से। स्लाइड में चेंज करता जाऊंगा, तो किसी को कोई इशू होगा तो प्लीज़ वो आप बता देंगे। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये बेसिकली क्या है कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंटेलेक्चुअल, ये वर्ड ही आया है इंटेलेक्ट से, यानी कि बुद्धिमत्ता से, बुद्धि से। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोग क्रिएट करते हैं, और बहुत सारी क्रिएशंस में दैट वी यूज़ माइंड। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उन प्रॉपर्टीज़ के लिए दैट इज़ एक्चुअली अ क्रिएशन ऑफ माइंड।
ठीक है, दैट इज अ क्रिएशन ऑफ माइंड। लाइक अगर आप सपोज करिए आप एक प्रॉपर्टी बनाते हो, आप एक घर बनाते हो, तो उस घर पे पूरा अधिकार आपका होता है। आप ये तय करते हो कि उस घर में कौन रहेगा, आप रहोगे, किसी और को रहने दोगे। अगर किसी और को रहने दोगे तो आप उससे रेंट चार्ज करोगे, क्या रेंट चार्ज करोगे, क्या राइट उनको दोगे, ये आप तय करते हो। उसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे एक्टिविटीज़, बहुत सारे इन्वेंशन, इनोवेशंस हर फील्ड में, चाहे वो लिटरेरी फील्ड हो, आर्टिस्टिक फील्ड हो, म्यूजिक के फील्ड में हो, साइंटिफिक इन्वेंशंस के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, वो अगर कोई माइंड जनरेट करता है, आप जनरेट करते हैं, से कोई साइंटिस्ट कोई नए प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं, कोई नए चीज़ों को लेकर आते हैं, तो उस पर उनका अधिकार होना चाहिए, उनको ये पावर होना चाहिए। इसीलिए ये कंसेप्ट राइज हुआ था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इट इज़ अ प्रॉपर्टी राइट, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन इंटेलेक्ट, यानी कि दैट इज वो प्रॉपर्टी, वो प्रोडक्ट जो किसी के माइंड का क्रिएशन है। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को या इस प्रॉपर्टी राइट्स को अगर आप लोगों ने WTO का नाम सुना होगा तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी एक स्पेशल एग्रीमेंट है जिसको हम ट्रिप्स एग्रीमेंट कहते हैं, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वहाँ पे भी इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेट करने के लिए वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है WIPO, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब थोड़ा सा हम लोग इसको और ब्रॉड में देखते हैं कि किस तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आप सुने होंगे और हम लोग उसी को एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है दैट इज पेटेंट। ठीक है, पेटेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब पेटेंट के साथ मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज करो किसी ने कोई मेडिसिन डेवलप किया है, ठीक है, किसी ने कोई मेडिसिन डेवलप किया, किसी कंपनी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो अगर उसने वो मेडिसिन डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, या आप वैक्सीन कहिए, किसी भी चीज़ को, तो नेचुरली वो डायरेक्टली इन्वेंट नहीं होगा। लॉट्स ऑफ ट्रायल्स मेथड्स हुए होंगे, काफ़ी रिसर्च हुए होंगे, और जब इतने रिसर्च हुए होंगे तो नेचुरली उस पर बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च हुए होंगे, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ मैन पावर। बहुत अलग अलग तरीके से उस पर रिसर्च किए गए होंगे, कई एरर्स एंड ट्रायल्स हुए होंगे, कई बार वो फेल हुआ होगा, एंड फाइनली अगर वो सक्सेसफुल होता है तो वी गेट अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने इतने पैसे, इतने रिसोर्सेज, इतने टाइम, मनी को वेस्ट किया है और अगर उस प्रोडक्ट को बना लिया है, जस्ट एज्यूम कि उस प्रोडक्ट को, अब क्योंकि जब वो बन गया तो मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को उस प्रोडक्ट के बारे में भी और उसको बनाने के तरीके के बारे में भी, दैट वी कॉल एज प्रोसेस पेटेंट। ठीक है, तो उनको दोनों चीज पता है। अब अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी उनको शेयर करना पड़ जाए उसी वक्त, तो क्या होगा, उस नए इनोवेशन, उस नए इन्वेंशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी उसको सेल करेंगे एंड दे विल अर्न प्रॉफिट। जब वो प्रॉफिट अर्न करेंगे तो ये जो पहला ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक्चुअली इसको डेवलप किया, उसने तो काफी रिसोर्सेज वेस्ट किए थे ना, तो कम से कम उसने जितना खर्च किया हो वो रिटर्न उनके पास आना चाहिए। प्लस इस रिसर्च में उसने रिस्क लिया, क्योंकि रिसर्च सक्सेसफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वहां पे भी उन्होंने रिस्क लिया, तो इसका कुछ उनको एडवांटेज मिलना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सम रॉयल्टी या सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। तो क्या होता है कि वहां पे जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का कोई प्रोडक्ट जो बिल्कुल नया हो उसको अगर इन्वेंट करता है, इनोवेट करता है, उस प्रोसेस को लाता है, तो उसको ये डिफेंड करने के लिए, ताकि वो कंटिन्यू आगे भी R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में लगा रहे, नए प्रोडक्ट्स आते जाएं, इसलिए उनको प्रोमोट करने के लिए उनको ये एक प्रोटेक्शन दिया जाता है कि इतने लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक के लिए सिर्फ आप ही इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। और या फिर अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशंस को आप देना चाहते हैं कि वो भी ये बना सके, तो आपके पास ये अधिकार होता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन से रॉयल्टी कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जरूरी किस लिए, ठीक है, मान लीजिए किसी ने लाइफ सेविंग मेडिसिन नहीं बनाया, वो हालांकि एक्सेप्शन है उसमें,
लेकिन कोई अगर प्रोडक्ट डेवलप किया है, अगर उसको ये प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा तो नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना रिसोर्स वेस्ट नहीं करना चाहेगी। वो एक्सपेक्ट करेगी कि अगला करे, अगर सक्सेसफुल हो गया तो हम भी उसको कॉपी कर लेंगे। और इस तरह से क्या होगा कि कोई भी कंट्री रिसर्च में आगे नहीं आएगी, तो नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इन्वेंशन से क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया महरूम रहेगी। ठीक है, तो अलग अलग तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे मैंने एग्जांपल में भी आपको पेटेंट बताया, उसी तरह से लिटरेरी एक्टिविटीज के लिए कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क्स है, ट्रेड सीक्रेट्स है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस है। ठीक है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। पेटेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। कॉपीराइट, आप लोग कोई भी पुस्तक खरीदते होंगे, किसी भी तरह की पुस्तक, तो आप देखते होंगे कि फ्रंट कवर पेज के बाद जो एडिशनल पेज होता है उस पे स्मॉल में सी लिखकर एक सर्किल के अंदर सी लिखा होता है। दैट इज बेसिकली साइन ऑफ कॉपीराइट, यानी कि वो सी का मार्क जो है या वो कॉपीराइट है, उस पे लिखा होता है कि इस बुक में जो भी चीजें लिखी गई हैं इसका कॉपीराइट किसके पास है, उस ऑथर के पास है जिसने इसको लिखा है। अब कॉपीराइट होने का मतलब क्या है कि वो बुक सिर्फ उस वही पब्लिशर बेच सकते हैं, वही पब्लिशर उस बुक को पब्लिश कर सकते हैं और मार्केट में सेल कर सकते हैं जिनको उस ऑथर ने परमिशन दिया है। कोई और ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी का ये, उसने वो बुक को लिखाया, से फॉर एग्जांपल एक बुक लिखा, अब अगर कोई लोग उसको जेरोक्स कर करके सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो लिखी हुई बुक ऑथर की है और उसपे से अर्निंग कौन कर रहा है, कोई और सिर्फ जेरोक्स करके, यानी उसके लिए वो कॉस्ट सिर्फ है जेरोक्स का और उस पर वो सेल कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, कोई रिसेंट कोई नए बुक लिखने के लिए नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसमें भी आपके पास रिसोर्सेज आपके लग रहे हैं, टाइम लग रहा है, मैन पावर लग रहा है, कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, योर माइंड इज इन्वॉल्व, जिसका सबसे बड़ा एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का है कि आपका माइंड, वो जो वो रिसोर्स यूज किया गया, तो उसका रिटर्न आना चाहिए। ठीक है, सबका अलग अलग टाइम है। जैसे बेसिकली कॉपीराइट का है कि ऑथर के डेथ के बाद भी 50 ईयर्स 20 ईयर्स तक अलग अलग वो हैं, आपको वो कॉपीराइट मिलता है, यानी कि फैमिली तक के लिए जाता है। ये मैं एग्जांपल दिया आपको बुक का। ठीक है, तो लिटरेरी वर्क, उसी तरह म्यूजिकल वर्क में से आपने कोई म्यूजिक कंपोज किया, कोई नया गाना लिखा, कोई ड्रामेटिक वर्क्स, कोरियोग्राफिक वर्क्स, लाइक आपने डांस के कुछ नए स्टेप्स को इन्वॉल्व किया या डांस का कोई नया फॉर्म ही आपने शुरुआत किया। तो ये सारे चीजें जो हैं, क्योंकि ये रिसेंट है, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको अगर आप कर रहे हैं तो वो काउंट नहीं होगा। वो ऐसा चीज जो अभी तक नहीं हुआ है, आप उसमें कुछ नया एडिशन कर रहे हैं, दैट शुड बी न्यू इन फॉर्म, दैट शुड बी इनोवेटिव, तभी उसको हम करते हैं। इसलिए आप देखते हैं कोई भी लिटरेरी एक्टिविटी, कैसेट भी खरीदते होंगे पहले, तो कैसेट पे कॉपीराइट होता है। इवन यूट्यूब भी अगर आप लोग यूज करते हैं, वीडियो कोई अपलोड करता है, तो उस, क्योंकि उसने वो वीडियो बनाया है, तो आप देखते हैं कि उस वीडियो का पावर, उसका कॉपीराइट उसके पास है कि आप उसके परमिशन के बिना शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दिया जाता है। मोर और लेस सेम चीज, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने पेटेंट दिया साइंटिफिक इन्वेंशंस के तौर पे। कोई आर्टिस्टिक या लिटरेरी वर्क है तो उसको कॉपीराइट कहा हमने। उसी तरह कुछ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज भी हैं, लाइक ट्रेडमार्क। आप लोग वाकिफ होंगे कि किसी भी आप कार को देखिए तो आगे में एक सिंबल लगा रहता है, और वो सिंबल देखकर आपको पता चल जाता है, अच्छा ये BMW का कार है, ये सुजुकी का कार है, ये मारुति का कार है, इसे एस लिखने का। या फिर आप देखिए एक एप्पल को लीजिए, एक कटा हुआ एप्पल एक साइड से हो, तो आपको पता चल जाता है कि ये ईयरफोन या ये मोबाइल या ये लैपटॉप एप्पल का है। ठीक है, यानी कि सिर्फ वो ट्रेडमार्क है उस कंपनी का, उस सिर्फ साइन को देखकर आप समझ जाते हैं कि ये एप्पल का लैपटॉप है या फिर ये BMW की कार है, ये सुजुकी की गाड़ी है। तो वो भी उन लोग के लिए स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं कि कल को HP या आप कोई नया लैपटॉप बना रहे हैं और उसको ऐड करने के लिए आप एप्पल के उस सिंबल को यूज कर सकते हैं। नो, वो उनका पेटेंट है, वो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है और वो वही यूज कर सकते हैं, कोई और यूज नहीं कर सकता है। तो जब एज ए फॉर्म ऑफ सिंबल हम यूज करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क। उसी तरह से कुछ अपने फार्मूला है, ऐसे किसी मसाले का फार्मूला हो, कोई अगर बना रहा है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा है लेकिन वो उस रेसिपी को, ठीक है, सीक्रेट रखे हुए है। ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखाया भी यहाँ पे, किसी सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला का अपना जो फार्मूला है सॉफ्ट ड्रिंक बनाने का, जो कॉम्बिनेशन है और जो उसमें प्रोडक्ट यूज करे, वो उनका अपना ट्रेड सीक्रेट है और ये ट्रेड सीक्रेट उनको बनाए रखने के लिए अधिकार है। ही इज नॉट बाउंड कि आप ओपन करिए, ठीक है, क्योंकि ये उसका क्रिएशन है ना,
तो वो अपने, अगर सब लोग उसको कॉपी करने लगेंगे तो फिर कोका कोला कंपनी को मार्केट में जाने की जरूरत क्या पड़ेगी। मेरे पास वो फॉर्मूला होगा, हम भी वो घर पे कोक बनाएंगे, आप भी बनाओगे। तो जब इस तरह का फॉर्मूला है जो किसी कंपनी का अपना अपना फॉर्मूला है, अपना डिजाइन है, तो दैट वी कॉल एज ट्रेड सीक्रेट। और बहुत तरह के नाम है, इनफैक्ट प्लांट्स के वेराइटीज में भी कॉपीराइट्स वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं, लेकिन ये कुछ जो वाइडली प्रेवलेंट है नेम, हम उन्हीं को एग्जाम्पल में लिए हैं। उसी तरह एक नाम आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, दैट इज जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग का नाम आप अक्सर सुनते होंगे, खास करके मिथिला में अक्सर बात होती थी कि मखाना को लेकर मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग, सिक्की आर्ट, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम इसको कहते हैं कि इसको जीआई टैग मिलना था। आपके मखाना, जो हमारे मिथिला क्षेत्र में मखाना होता है, तो उसको भी जीआई टैग मिल गया मिथिला मखाना के नाम से। अब इसको हम जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्यों कहते हैं? देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो बात किया किसी भी प्रोडक्ट का या किसी बुक का, से कॉपीराइट की बात किया, तो हमने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी एक कंपनी ने, म्यूजिक कंपनी ने उसको ओरिजिनेट किया, उस म्यूजिक को या उस किताब को किसी एक ऑथर ने लिखा। जब हम पेटेंट की बात की है तो हमने कहा किसी एक कंपनी ने उस प्रोडक्ट को बनाया, ठीक है। या ट्रेडमार्क या ट्रेड सीक्रेट में हमने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम लिया कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस कंपनी ने या इस पर्सन ने ये क्रिएट किया। लेकिन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन सबसे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो होता है, ये प्रोडक्ट को तो मिलता है जैसे वहां पेटेंट को मिल रहा है, पर ये प्रोडक्ट किसी एक प्रोडक्शन करने वाले को नहीं मिल रहा है। ये उस पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में, उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र में जो कोई लोग भी उसका उत्पादन कर रहे हैं, ये इक्वली सबके लिए है। यानी कि अगर मिथिला क्षेत्र में मखाना है, कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो सारा मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है इन द नेम ऑफ मिथिला मखाना। उसी तरह आप लोगों ने नाम सुना होगा तिरुपति का लड्डू का, ठीक है। तो अब है कि सर क्या मखाना, मिथिला का मखाना बाहर में नहीं सेल हो सकता है? बिल्कुल होता है। वो मिथिला मखाना के नाम से सेल होता है, जीआई टैग है। लेकिन अगर मिथिला के बाहर कहीं कोई मखाने का उत्पादन हो रहा है, मिथिला रीजन के बाहर, वो नहीं यूज कर सकते हैं मिथिला मखाना। वो अपना मखाना सेल कर सकते हैं, लेकिन वो क्या, इस पहचान को यूज नहीं कर सकते हैं, मिथिला मखाना को। उसी तरह अब मान लीजिए दरभंगा में कोई लड्डू बना रहा है, तो वो लड्डू सेल कर सकता है, लेकिन उस लड्डू को वो तिरुपति लड्डू के नाम से सेल नहीं कर सकता है। तिरुपति लड्डू के नाम से कौन सेल कर सकते हैं? तिरुपति के रीजन में जितने भी लड्डू बना रहे हैं, वो लोग इस नाम को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे हैं, आपके भागलपुर के सिल्क है, भागलपुरी सिल्क आप लोग सुनते होंगे। साउथ में कुछ या कश्मीर के साइड में वो कारपेट कारपेट का जीआई टैग मिला हुआ है। तो हर क्षेत्र में अलग अलग आप लिस्ट देख सकते हैं, पूरा अपडेटेड लिस्ट पड़ा हुआ है जिसमें पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स के को जीआई टैग मिला हुआ है। और आप पाएंगे जब उस लिस्ट को देखेंगे कि ये वही सब नाम है जो आप अक्सर सुनते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, जैसे भागलपुरी सिल्क सुनते हैं, तिरुपति लड्डू सुनते हैं, मिथिला का मखाना सुनते हैं। तो बाकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थे, मैंने आपको बताया कि वो किसी प्रोडक्ट को मिल रहे थे, किसी ऑथर को या किसी कंपनी को। यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो किसको मिल रहा है? उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, उस ज्योग्राफिकल रीजन में प्रोडक्शन करने वाले सारे लोगों को मिल रहा है। और ये टैग वो चाहे पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेंगे, दे कैन सेल इन द नेम ऑफ, दे कैन एक्सपोर्ट इन द नेम ऑफ मिथिला मखाना और तिरुपति लड्डू और वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स था, क्योंकि ये उनका अपना इनोवेशंस होता है, वो अपना उसका प्रोडक्शन करते हैं, या ये उनके अपने फार्मूला हैं, अपने सीक्रेट्स हैं, या वो एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया का रिनोन्ड चीज है। तो इसलिए उन लोग को दीज ऑल आर द क्रिएशंस ऑफ माइंड। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, नाम ही बता रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसे प्रॉपर्टी जो आपके बुद्धिमत्ता से आए हैं और उस पे आपको ये अधिकार मिल रहा है, ठीक है। मूविंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स मूव टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बेसिकली आई हैव यूज्ड दिस लोगो। आप ये लोगो जो देख रहे हैं, ये CSR का लोगो है। अगर आप इस लोगो को देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक पूरा ग्लोब बनाया हुआ है, पृथ्वी बनी हुई है, एक हाथ में है। ये काइंड ऑफ इट इज सिंबलाइज कि पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी, ठीक है।
और पृथ्वी को बचाने के लिए पृथ्वी पे रहने वाले सबके प्रति जिम्मेदारी। हाँ, ये टर्म जो है आज के टाइम में एक बजवर्ड बना हुआ है, CSR, ठीक है, वी कॉल इट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम सब लोग वाकिफ हैं कि हमारी सामाजिक दायित्व क्या है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो सामाजिक दायित्व, उसके आगे हम लगाते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सामाजिक दायित्व तो है पर किसका? इट इज फॉर द कॉर्पोरेट्स, कंपनी, जो कंपनी काम कर रहे हैं मार्केट में हर जगह पे, जिनके प्रोडक्ट्स हम और आप यूज कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी तो तय है, सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो वी हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हम किस तरह से सोसाइटी में रह रहे हैं, दूसरे लोगों से किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, हमारा आचरण क्या है, हमारे किसी काम से हमारे पड़ोसी या हमारे समाज में रहने वाले लोग किसी तरह से निगेटिवली अफेक्टेड तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पेरेंट्स के प्रति, सोसाइटी के प्रति, नेबर्स के प्रति, सीनियर सिटीजन्स के प्रति, ये सारी चीज़ हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं, ठीक है। तो कंपनी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे और आपकी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इस सोसाइटी में जो वर्क कर रहे हैं कंपनी, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सवाल है कि सर वो कंपनी तो इंडिपेंडेंट है, तो उसका क्यों सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? क्यों वो उनके प्रति, कंपनी का मन में सवाल ये आ सकता है कि कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शेयर होल्डर्स के प्रति होना चाहिए। कंपनी के शेयर होल्डर जिन लोगों ने पैसा लगाया है उन लोगों को प्रॉफिट मिले, ये कंपनी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। कंपनी की जिम्मेदारी अपने एम्प्लॉय को पैसा देने तक होनी चाहिए। सोसाइटी के प्रति कंपनी की जिम्मेदारी क्यों होगी? ये क्वेश्चन अगर रेज मन में आता है तो उसका सबसे बड़ा, मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करिए टाटा स्टील प्लांट है जमशेदपुर में। तो टाटा स्टील प्लांट का वो अपना, सपोज करिए उसका एक यूनिट हम ले लेते हैं, एक फैक्ट्री है जहाँ पे वो स्टील का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आयरन अलॉय किसी भी चीज़ से वो स्टील का प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन उस फैक्ट्री जहाँ पे वो लगा हुआ है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी जहाँ तक वो फैक्ट्री लगा हुआ है, वो बाउंड्री उनके अंदर का है, वो टाटा का है, उसमें काम करने वाले लोग टाटा के हैं। लेकिन उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन की वजह से बहुत सारे कार्बन एमिशन हो रहे होंगे, ठीक है, कार्बन एमिशन हो रहे होंगे, से पॉल्यूटेड गैसेस निकल रहे होंगे, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस तरह के पॉल्यूटेड गैसेस हों, वो भी निकल रहे हैं। अब ये जो पॉल्यूटेड गैस उस फैक्ट्री से निकल रहे हैं, वो उस बाउंड्री के अंदर तो सीमित नहीं है, वो उस बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, वो आपके हमारे पूरे सोसाइटी में हर जगह पे वो फैल रहा है। तो कंपनी ने तो अपना प्रोडक्शन कॉस्ट के आधार पे प्रोडक्शन किया, कॉस्ट को रिकवर करने के लिए उसको कुछ प्रॉफिट के साथ सेल किया और अपना प्रॉफिट अपने पास रख लिया। कंपनी को तो सिर्फ फायदा हुआ और कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी फायदा हुआ, लेकिन उसका जो निगेटिव इफेक्ट हुआ इन द टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, और ये सिर्फ मैं एयर पॉल्यूशन का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये वाटर पॉल्यूट भी हो सकता है, अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है, उस फैक्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल है वो नदी में जा रहा है, तो बहुत तरीके से वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। कई बार कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो ऐसी जगह पे लगा होता है जो सोसाइटी को भी पॉल्यूट कर सकता है, ठीक है। तो कंपनी की रिस्पॉन्स, क्योंकि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं सोसाइटी के कहीं पे, या आपने लगाया है फैक्ट्री और उससे सोसाइटी के लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं, बल्कि निगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं। प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो लेकिन अफेक्ट तो वो हो रहे हैं, तो उनके प्रति भी कंपनी की जवाबदेही होनी चाहिए। इसीलिए ये टर्म आया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो 3 स्टेज पे काम करता है। कहाँ कहाँ पे? देखिए मैंने बोल्ड किया है इसको, इकोनॉमिक। तो बेसिकली इकोनॉमी की आप कोई कॉस्ट अर्न कर रहे हैं, लगा रहे हैं उस पर, तो प्रॉफिट होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, ताकि आपके शेयर होल्डर्स हों, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हों, उनको बेनिफिट हो। साथ ही साथ इन्वायरमेंट पॉल्यूट ना हो, इन्वायरमेंटल निगेटिवली अफेक्ट ना हो। अगर है ही कि मुझे अफेक्ट करना पड़ा, ऐसे मेरी कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मुझे पेड़ काट के और उससे पेपर बनाने हैं, से पेपर इंडस्ट्री है, तो पेड़ का जरूरत पड़ेगा, वुड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम उतना काट रहे हैं तो क्या उसके कई टाइम्स हम पेड़ को लगा भी रहे हैं कि नहीं, ग्रीन एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो वी कॉल इट एज ट्रिपल बॉटम लाइन, जहाँ पे हम इकोनॉमिक को भी देखते हैं, एनवायरनमेंट को और सोशल को। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये तीनों अप्रोच आते हैं, यानी कि तीनों जगह पे कंपनी का बैलेंस होना चाहिए, उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक पे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन पे नहीं होना चाहिए। कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है
वो इन्वायरमेंट के प्रति भी होना चाहिए और सोसाइटी के प्रति भी होना चाहिए। तो इट शुड बी ए ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, इकोनॉमिक, फर्स्ट इज इकोनॉमिक, सेकंड इज एनवायरमेंटल एंड थर्ड इज सोशल, राइट। तो ये तीनों अप्रोच पे के साथ अगर कंपनी अपने रिस्पॉन्सिबल प्लेयर है तो हम कहते हैं कि हाँ, कंपनी अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभा रही है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ बड़ी कंपनीज है जिनका नेटवर्क 500,000 करोड़ के आसपास है, उन पे कंपलसरी लगाया है कि अपने प्रॉफिट का 2% उनको सीएसआर पे खर्च करना है, मैंडेटरी खर्च करना है। यानी कि उनका जो कुल लाभ हो रहा है एक साल का, बेसिकली टेक्निकली जाए तो हम पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% उनको सीएसआर पे खर्च करना है। लेकिन आप बस एक जानकारी रखिए कि अपने प्रॉफिट का 2% उनको सोसाइटी के प्रति, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के प्रति उनको खर्च करना है। और इसमें बहुत सारे इशूज हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, लेबर लगे हुए, उनके वर्किंग कंडीशंस, लोगों के राइट्स, सब कुछ। ठीक है, मैं आपको एक पिरामिड के थ्रू दिखाता हूँ कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मूव करती है। जैसे एक कंपनी है तो सबसे पहले उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दैट इज इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए सबसे लोअर फेज पे दिखाया जा रहा है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि ये कंपनी का दायित्व है कि वो प्रॉफिटेबल रहे। नेचुरली इट हैज टू बी प्रॉफिटेबल। अगर उसको सस्टेन करना है लॉन्ग टर्म तक के लिए उस कंपनी को, तो उसको प्रॉफिटेबल रहना पड़ेगा। अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो लॉन्ग टर्म तक वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग प्रॉफिटेबल, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावे ऑर्गेनाइजेशंस का कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, यानी कि लॉ अगर कहता है कि ये काम करना है या इस तरीके से करना है तो यू हैव टू फॉलो दैट रूल। ठीक है, आप लॉ के अगेंस्ट जाकर कोई काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी का अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि गवर्नमेंट ने जो भी लॉ बनाए हैं उस लॉ के अनुरूप ही उसको काम करना है। उसका जो भी फंक्शनिंग होगा वो उस लॉ को फुलफिल कर रहा होगा, लॉ को वायोलेट नहीं कर रहा होगा। एंड देन थर्ड वन इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंपनी का अपना भी एथिक्स होना चाहिए, उनकी अपनी नैतिक जवाबदेही होनी चाहिए। वी कॉल इट कि भाई हम ये काम क्यों करें, तो कहता है नैतिकता भी तो कोई चीज़ है कि अगर कोई परेशानी में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, उसको परेशान, वो रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको उठाएंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ये हम उसको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं कि उसकी मदद किया जाए। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप जो काम कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। एंड सही किसके लिए, राइट फॉर होम, नॉट ओनली फॉर यू और फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन बट फॉर द सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, पूरे सोसाइटी के लिए ये सही चीज़ है। ठीक है, आप आपके किसी कर्तव्य से किसी का हानि नहीं हो रहा है। आपने एक सोसाइटी के बीच में मैरिज हॉल खोल दिया, या बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, कॉलेज इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे आपने एक बड़ा सा मैरिज हॉल खोल दिया। ठीक है, आपने मैरिज हॉल खोल दिया, शादी करा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर आपका जो वहाँ पे जो साउंड सिस्टम है और ये सब इतना हैवी है कि जिससे आसपास के कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल प्लेयर। आपको पता होना चाहिए कि आपके शोर शराबे से बाकियों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपका तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा हो रहा है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आप लॉ को भी ओबे कर रहे हो, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो, लेकिन एथिकली आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बगल में ये बिजनेस स्टार्ट करके आप अपने एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी वजह से वो हार्म हो रहा है। एंड देन लास्ट इज वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो आपकी स्वेच्छा से आना चाहिए, वो दायित्व जो आप अपने स्वेच्छा से निर्वहन करना चाहते हो। लाइक हम एक, आई एम अ सिटीजन बट आई वांट टू बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत बार देखते होंगे कि टाटा का एग्जाम्पल दिया जाता है कि टाटा हमेशा उसी फील्ड में काम करता है दैट इज़ गुड फॉर सोसाइटी, कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाता है जो सोसाइटी को हार्म करता है। इवन अगर आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना चाहते हो तो गो एंड विजिट टाटा स्टील सिटी, जमशेदपुर सिटी जो उनके नाम पे है। अब देखो उस पूरी सिटी को क्लीन रखने का दायित्व उसने खुद से उठा रखा है। अ कंपनी विच इज स्प्रेड इन फ्यू एकर्स, वो बेसिकली देखभाल कर रहा है अपने पूरे जितने एकड़ उनका बाउंड्री का है, अपने प्लांट का है, उससे कई एकड़ ज्यादा जमीन का, उस पूरे शहर का। ठीक है, वो एक पैरेलल गवर्नमेंट बट इन गुड फेथ। ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं, यानी गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द क्लीनलीनेस वो खुद कर रहा है एंड फ्रॉम वॉलेंटरीली। तो दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वाई कंपनी अपना रेपुटेशन बनाता है।
कि नहीं ये कंपनी जो है अच्छा है, लोगों के लिए भी मदद कर रहा है, सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप बहुत बार जाएंगे एक सरकारी स्कूल में जाएंगे, देखेंगे पंखा लगा हुआ है वहाँ पे और उस पर छोटा सा लिखा हुआ है SBI ना। आप सोचते होंगे कि ये स्कूल में पंखा लगा हुआ है, इस पे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पंखा क्यों लगवा रहा है? बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इटसेल्फ इज एन ऑर्गेनाइजेशन। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है ये करना, ठीक है। तो और तरीका अलग अलग है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। से उसने एग्जाम अपना लिया कि नहीं भाई मैं सरकारी स्कूलों में पंखा नहीं है, मैं लगवा देता हूँ। तो वहाँ पे आपने गए जब सरकारी स्कूल को विजिट करने, आपको लगा कि देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है SBI, इसने बच्चों के लिए सोचा, सरकारी स्कूल में बच्चों को पंखा नहीं था, उसने लगाया। तो आपके मन में भी उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक पॉजिटिव वाइब्स आएगा कि नहीं ये संस्था अच्छी है, ये बैंक अच्छा है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खर्च 2% अपना वो CSR खर्च कर रहे हैं, उनका अपना भी रेपुटेशन मार्केट में कस्टमर्स के बीच में कहीं बेहतर होता है। तो ये इट इज़ अ विन विन सिचुएशन बोथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द सोसाइटी, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है अगर कंपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कंपनी को एक मौका देता है कि अगर आप सस्टेन करना चाहते हैं लॉन्ग रन में, तो सिर्फ अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाकर हो सकता है आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप सस्टेनेबल होना चाहते हैं तो आपका जो ग्रोथ पैटर्न है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी सस्टेनेबल होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपके कस्टमर्स उसी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं। कंपनी या कोई भी बिजनेस किस पे डिपेंडेंट है? दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द मार्केट प्लेयर्स, कस्टमर्स। तो आप अगर उनके तरफ फेयर प्ले करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनके प्रति समझेंगे, तो वो भी आपकी तरफ रहेंगे, तभी वो आपके यहाँ से मैक्सिमम डिमांड करेंगे और आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल हो पाएगी। तो ये वन वे रिलेशन नहीं है, इट इज अ टू वे रिलेशन, अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, ठीक है। मैं आपको एक फ्लो चार्ट से दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनके कुछ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच का हम लोग बात कर रहे थे। देखिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिया हुआ है, क्या क्या हो सकता है, सोशल इंडिकेटर्स क्या हो सकता है, लाइक वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस कैसा है, मार्केटिंग रिस्पॉन्सिबल है, और इन्वायरमेंटल इशूज़ में कि क्या वो क्लाइमेट चेंज को केयर कर रहे हैं, यानी कि अगर वो अपने फैक्ट्री में कोई सपोज करिए कोई मशीन्स भी यूज़ कर रहे हैं या लाइट भी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो एनर्जी एफिशिएंट लाइट यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन सोलर लाइट, अगर वो उनको पावर की ज़रूरत है तो वो थर्मल पावर यूज़ कर रहे हैं, या कि वो रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर पावर यूज़ कर रहे हैं, अपना सोलर पावर प्लांट बैठा रखे हैं। तो ठीक है, ये वो अगर ऐसा बिठाते हैं तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो क्लाइमेट या इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट में अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल होगा। तो ये हम लोग का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे सोशल ऑडिट की तरफ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। अभी हम लोगों ने 2 चीज़ देखा है, हम लोग को 4 टॉपिक देखने थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे डिस्कस किया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिस्कस किया। अब हम लोग मूव करेंगे सोशल ऑडिट पे, राइट। ऑडिट क्या होता है? देखिए ऑडिट बहुत वैरायटी के होते हैं, ठीक है, लाइक एकेडमिक ऑडिट, एनवायरनमेंट ऑडिट, ग्रीन ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, ठीक है। ऑडिट का मेन पर्पस क्या होता है कि जो रूल है किसी भी मामले में, से फाइनेंशियल ऑडिट की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि फाइनेंस रूल कहता है कि इस तरीके से फाइनेंस का काम होना चाहिए। तो ऑडिट क्या चेक करेंगे कि जो रूल है और जो एक्चुअली काम किया गया है वो उस लाइन में है कि नहीं, यानी कि रूल के लाइन में अगर काम किया गया है तो ऑडिट से यस इट इज ओके, और अगर उस रूल्स प्रोसीडियर्स को फॉलो नहीं किया गया है तो व्हाट इट सेज कि नहीं इसको फॉलो नहीं किया गया। यानी कि जब हम ऑडिट करते हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ ये जान पाते हैं कि ये जिस लाइन में इनको काम करने का डायरेक्शन था उस लाइन में इन्होंने ये कार्य किया है या नहीं किया है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगेन यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि सोशल ऑडिट किसके लिए बेनिफिशियल है। लाइक अगर आप कोई काम करते हो तो आपको लगता है कि नहीं मैंने ये काम सही किया है, लेकिन उस जो आपको लग रहा है कि आपने ये काम सही किया है, अगर सोसाइटी यानी कि आपके जो पीयर हैं वो अगर आपको कहते हैं कि नहीं तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है या आपने ये काम बहुत अच्छा किया, आपके टीचर कहते हैं, आपके फ्रेंड कहते हैं,
तो आपको क्या लगता है कि नहीं, मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैंने ये अच्छा काम किया, ये मेरा बायसनेस हो सकता है कि मैं खुद को गलत नहीं साबित करना चाहता हूँ। लेकिन जब आपके पीयर ये बात कहते हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार ये सही बोले, या किसी के बारे में भी 5 लोग अगर कहते हैं कि नहीं ही इज गुड, तो आपको लगता है कि नहीं अगर इतने लोग कह रहे हैं तो देयर इज समथिंग। तो ये जो ऑडिट है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि इसको इन्वेस्टिगेशन के तौर पे नहीं देखा जाए कि मेरी जांच हो रही है, हमें जांचा जा रहा है। आप कोई आंसर्स लिख के अपने टीचर को दिखा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, टीचर ने आपको पढ़ाया और बताया कि आंसर इस तरह से लिखना है, आप उस आंसर को लिखते हो, ठीक है। अब जब आप टीचर को दिखाते हो तो टीचर क्या देखते हैं कि आंसर्स के जो कंटेंट है वो उसी लाइट में तो है जिस लाइट में पढ़ाया गया है, आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट है या जिस प्रोसीजर से बताया कि इस तरह से लिखना है कि पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, देन बॉडी, देन कंक्लूजन, आपने उसको फॉलो किया है कि नहीं किया है। और उसको देखकर आपको कुछ रिमार्क देते हैं कि हाँ इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। अगर कमी नहीं है तो वो आपको लिखते हैं कि इट इज़ वेरी गुड। इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ऑडिट, ठीक है। लेकिन जब हम बृहद स्तर पे बात करते हैं, वाइड स्टेज पे, तो सोशल ऑडिट का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली ये इवैल्यूएट करने के लिए है कि कंपनी को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कंपनी को क्या आप उसको फिल कर रहे हैं कि नहीं सही से, ठीक है। तो से कंपनी ने उस कंपनी ने, कोई भी एक कंपनी ए है, उसने कहा कि अच्छा 2% मुझे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्ट करना है या खर्च करना है, उसने कहा कि मैं यहाँ पे खर्च करूंगा। सी दिस सोशल ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी फॉर कंपनी, लेकिन कंपनी खुद करती है। क्यों करती है, हम लोग को ये समझने की जरूरत है। कंपनी अपने ही परफॉर्मेंस को अपना परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति जो उनके दायित्व थे वो सही से कंपनी निर्वहन कर रही है कि नहीं है, वो खुद को जांच करने के लिए अपने ही कार्यों का ऑडिट करा रही है, ठीक है। ये उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, पर वो कराना कराएगी। क्यों कराएगी, क्योंकि इससे इवैल्यूएशन होगा उनके काम का कि जिस दायरे में उनको काम करना था, जिस नियम के तहत उनको काम करना था, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड कस्टमर तक, यानी कि सोसाइटी के जिस लोगों के लिए आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया था, जो काम कर रहे थे, वहां तक ये लाभ पहुंच रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि हम 2% स्पेंड भी कर रहे हैं और जिसके पास वो लाभ पहुंचना चाहिए वहां तक वो लाभ पहुंचा ही नहीं, बीच में ही पैसे सब लोग खा पी गए। तो आपने तो कहा कि मैं तो अपनी दायित्व तो पूरा कर रहा हूं, लेकिन जिसके प्रति आपको पूरा करना है उसको उसका एडवांटेज ही नहीं मिला, तो एंड रिजल्ट इज जीरो। लाभ तो पहुंचा नहीं, सोसाइटी को अगर लाभ नहीं पहुंचा तो इसका मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। बिकॉज व्हाट हम लोग किस चीज से कंसर्न है, हमें ये नहीं मतलब है, हमें क्या फर्क पड़ता है कि वो कंपनी 2% 200 करोड़ रुपए समाज पे खर्च कर रही है, 2000 करोड़ खर्च कर रही है। समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को इससे मतलब है कि वो जो 2000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है उससे उसके जीवन में कोई सुधार हो रहा है या नहीं, उसको कोई बेनिफिट आ रहा है कि नहीं। अगर उसकी स्थिति वैसी ही बनी रह जाए तो ये इट इज जस्ट मतलब कि एंड रिजल्ट क्या है, जीरो है। तो इसलिए कंपनी कई बार खुद से इवैल्यूएट, सेल्फ इवैल्यूएशन कराती है, जिसको हम सोशल ऑडिट कहते हैं, ये देखने के लिए कि क्या उन्होंने जो अपने गोल्स बनाए थे, जो अपने लक्ष्य बनाए थे कि इस तरीके से हमको ये सोसाइटी के प्रति ये काम करना, वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है सोशल ऑडिट का, कि ये कंपनी को खुद भी हेल्प करती है। अब कैसे हेल्प करती है, ये कंपनी को बताती है कि आपके कंपनी में कहाँ क्या कमी है, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ शॉक एनालिसिस कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और कौन सा ऐसा एरियाज है जहाँ पे आपको और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, ठीक है। इज देयर एनी मोर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो कंपनी अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर पाती है, सेल्फ इवेल्युएट कर पाती है, ठीक है। ये देखिए हम लोग दिखा रहे हैं कि किस लिए सोशल ऑडिट की जरूरत पड़ती है, क्या जरूरत पड़ती है। हमने देखा कि अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करती है, अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है। तो फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप, बॉटम में वो जो आपने एडवांटेज भेजना चाहा वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो ये सारी हायरार्की से चैनल होके एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिस्टम आएगा। सोशल ऑडिट जब भी होगा तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप होगा, तो एक एक चीज का इंफॉर्मेशन कंपनी के पास पहुंचेगा कि किस स्टेज पे क्या हो रहा है, कहाँ पे लीकेज है, क्या कहीं फंड साइफन ऑफ हो रहा है, क्या इन द नेम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा तो नहीं कि कंपनी किसी अन्य इलीगल या जो सोशल नहीं हो वैसे काम में इंगेज है, ठीक है।
कंपनी को अपने सोशल अकाउंटेबिलिटी का पता चल रहा है कि किस हद तक ये उस अपनी अकाउंटेबिलिटी को पूरा कर रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। एंड देन वन थिंग इज इम्पोर्टेंट कि मॉनिटर अनएथिकल प्रैक्टिस, कि कंपनी किसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस में तो नहीं लिप्त है। कंपनी ने कहा कि हम आंगनवाड़ी में दूध पहुंचाएंगे और वहां पे दूध की जगह कुछ और पहुंच रहा है, ठीक है, कोई और ट्रेड चल रहा है वहां पे। तो कंपनी जब सोशल ऑडिट अपनी पूरी चीज़ों को अगर जांच करवाती है फ्रॉम अ इम्पार्शियल अनबायस्ड एक्सटर्नल एजेंसी, तो उसको ये सब पता चल पाता है। इसलिए सोशल ऑडिट ये कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी अपनी CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रही है कि नहीं, कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आता है। इसका डायमेंशन बहुत ब्रॉड है। गवर्नमेंट भी कई बार अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले भी वो इस तरह के ऑडिट कराते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि हम जो करने जा रहे हैं उससे वहाँ के लोग से हम डैम बना रहे हैं, तो वहाँ के बहुत लोग डिस्प्लेस होंगे, तो वो सोशल ऑडिट कराएगा, ठीक है, ग्रीन ऑडिट भी कराएगा। क्या उससे वाकई में अगर 1000 लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है, तो क्या ये कुछ लाख लोगों की मदद। हेलो, नहीं है ये तो ये इंश्योर करता है कि क्या ये प्रोजेक्ट सही है कि नहीं है, इस प्रोजेक्ट से मैक्सिमम बेनिफिशियरीज कितने हैं, इस प्रोजेक्ट का कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है, और अगर मान लीजिए से लगता है कि नहीं इस लोकेशन पे प्रोजेक्ट इज नॉट गुड, नॉट वायबल, तो क्या इसका कोई नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। तो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशंस को कई तरह का बेनिफिट होता है कि अगर ठीक है ये प्लान ए अगर वर्क नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, तो कंपनी उस जगह पर भी काम कर सकता है, ठीक है। तो सोशल ऑडिट अगेन एक तरफ से अगर देखने में लगता भी हो कि कंपनी क्यों इतना बर्डन फेस करे, क्यों अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, बट कंपनी को पूरी तरीके से ये बेनिफिशियल होता है और जो भी कंपनी इन्वॉल्व है। इसीलिए अब हर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने पे, इवन गवर्नमेंट सेक्टर हो या कॉर्पोरेट सेक्टर हो, वो किसी न किसी कंसल्टेंसी या एक्सटर्नल एजेंसी से इन चीज़ों का ऑडिट करने जाती है कि क्या हम ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसको हम लोग काइंड ऑफ सर्वे भी देखते हैं कि कंपनी सर्वे कराती है कि ये रिक्वायर्ड है कि नहीं है, किस तरह का रिक्वायर्ड है। वो अपने इस कोहर्ट से ढूंढती है कि हमें हमारे जो प्रोडक्ट या हमारी जो कंपनी जो प्रोडक्शन करने जा रही है उसके टारगेट ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो सोशल ऑडिट एग्जामिन करता है, यानी कि सोशल ऑडिट किन किन चीज़ों पे देखता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लाइक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो उन्होंने पंखा का एग्जांपल दिया, वो कहीं रोड्स का एग्जांपल दे सकते हैं, कई भी चीज़ वो करा रहे हैं जिससे सोसाइटी को बेनिफिट। चलो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन LED लाइट्स, या किसी NGO में जैसे कोई गरीब बच्चों के लिए काम कर रहा है, कोई विकलांग बच्चों के लिए काम कर रहा है, कोई ओल्ड एज यानी कि बुजुर्ग लोगों के लिए काम कर रहा हो, ऐसी कोई भी संस्था है उसमें वो डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। उनकी जो अकाउंटिंग या फाइनेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, कंपनी ओपनली शो कर रही है कि नहीं, व्हाट इज आवर अर्निंग्स जिसको हम बैलेंस शीट कह रहे हैं, कहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट जा रहा है, कहाँ पे रिटर्न आ रहा है, शेयर होल्डर का शेयर क्या हो रहा है, वो अपने टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, वो टाइम टू टाइम पे हो रहा है कि नहीं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, लाइक कितने लोग वर्क कर रहे हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी क्या है, क्या उनका PF कटता है, क्या उनको पेंशन या सोशल सिक्योरिटी है, उनका वर्किंग कंडीशन कैसा है, ठीक है, उनके सैलरी और वेजेस हैं, लाइक वी हैव इन आवर इंडिया मिनिमम वेज एक्ट, न्यूनतम मजदूरी दर है, तो ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ इतना एक्सप्लॉयटेशन या शोषण हो रहा है कि उनको जो मिनिमम मजदूरी मिलनी चाहिए उससे भी कम मजदूरी मिल रही है। तो ये सारा पार्ट जो है, ठीक है, या कम्युनिटी कौन सा इनिशिएटिव, ये सब बहुत ब्रॉड है सोशल ऑडिट में, कि सारे एंगल को चेक किया जाता है, ऑडिट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, सो दैट कंपनी को भी अपने हर अप्रोच के बारे में पता चलता है कि वहाँ पे उसका कैसा परफॉर्मेंस है, वहाँ पे कहाँ पे उसको और बेटर करने का स्कोप है, और इस कंपनी के लिए आगे फ्यूचर स्कोप क्या है, ठीक है। तो कंपनी इसलिए, हालांकि मैंने पहले भी कहा कि किसी कंपनी के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी नहीं है, वो अपने हिसाब से कराती है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी मैंडेटरी है कि सोशल ऑडिट में या ग्रीन ऑडिट में जाना होता है, राइट। तो we have discussed about intellectual property rights, corporate social responsibility and social audit.
लास्ट टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है एथिकल इन्वेस्टिंग। ठीक है, इन्वेस्टिंग मतलब इन्वेस्ट करना यानी कि निवेश करना। ठीक है, अब निवेश करना क्या होता है, हम सब जानते हैं कि मनी मेक्स मनी, पैसा ही पैसा बनाता है। आपके पास पैसा होता है, आप उस पैसे को कहीं निवेश करते हो, से आपने कोई एक जमीन खरीद ली और कुछ साल बाद उस जमीन का कीमत बढ़ा, आपने उसको सेल किया और आपने प्रॉफिट अर्न किया। तो इन्वेस्टमेंट का बेसिक चीज तो यही है ना कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और क्या है, फायदा कमाएंगे। इन्वेस्टमेंट यही होता है, कंपनी भी पहले इन्वेस्ट करती है, प्रोडक्ट बनाती है, पर उसका मेन पर्पस क्या होता है कि जब ये प्रोडक्ट बनेगा हम इसको मार्केट में सेल करेंगे एंड आई विल अर्न मोर, वो उसका प्रॉफिट होगा। तो इन्वेस्टमेंट इज फॉर प्रॉफिट। ठीक है, एंड मनी मेक्स मनी का जो कंसेप्ट है कि पैसा पैसा बनाता है, पैसा खर्च करने से कभी पैसा नहीं बन सकता है, या पैसा को हम संजो के रखें एक सुराही में, पैसा सारा जो मेरे पास है उसको बंद करके मिट्टी के अंदर दबा के रख दिए, तो ऐसा नहीं कि कल को जब आएंगे तो उस मिट्टी से सुराही से निकालेंगे तो उसमें से दोगुने पैसे निकलेंगे। दोगुने पैसे निकलने का या उस पैसे से और पैसे बनने का एक ही तरीका है कि आपको वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो पैसा कहीं ना कहीं निवेश करिए। दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, बिटकॉइंस में करते हैं, किसी भी तरह पे जहाँ पे आपको लगता है ये आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। ठीक है, लेकिन वो जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम करते हैं या कोई भी करते हैं, वहां पे हम सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करते हैं कि हम अपना पैसा वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, हम अपना पैसा वहीं निवेश करेंगे जहां से मुझे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। सो आई विल इन्वेस्ट मनी ओनली देयर वेयर आई गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तब एक सवाल उठता है कि जब कंपनी की आप बात कर रहे हैं तो आप कंपनी को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला रहे हैं कि मिस्टर कंपनी ए और ऑर्गेनाइजेशन ए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो आप अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा समाज के प्रति भी खर्च करो। से 2% तो मैंडेटरी है, लेकिन आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो। हम जियो वालों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे कॉल रेट्स कम कर रखें। यानी कंपनी की क्या जवाबदेही है, ये हम लोगों ने खूब अच्छे से डिस्कस किया और उनको हमने कहा भी कि हाँ उनको ये करना चाहिए, सोसाइटी के प्रति, पर्यावरण के प्रति, इनके प्रति भी उनकी नैतिक जवाबदेही है। सोशल ऑडिट में भी हमने कहा कि आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करिए तो इससे देखिए कि सोसाइटी निगेटिवली इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, सोसाइटी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो वी हैव गिवन अ वेरी गुड एडवाइस टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हम और आप करने जा रहे हैं, तो हम लोगों के लिए भी तो कुछ सलाह होना चाहिए कि हम लोग जब अपना पैसा लगाएं तो हम लोग भी सोचें कि कहीं हम पैसा ऐसी किसी गलत जगह तो नहीं लगा रहे हैं, ऐसी जगह तो पैसा नहीं लगा रहे हैं कि जहां पे उस पैसे से मैं तो अधिकतम लाभ कमा रहा हूं, आई एम अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, बट जो मेरा पैसा लग रहा है वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में लग रहा है जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, अगर ऐसी जगह हमारा पैसा लग रहा है तो वी हैव टू थिंक वंस अगेन। ठीक है, तो एथिकल इन्वेस्टिंग का मेन जो मीनिंग है कि आप जो पैसा निवेश कर रहे हो या कोई भी लोग पैसा निवेश कर रहे हो, ठीक है, वो एथिकल होना चाहिए, मोरल होना चाहिए। ठीक है, किसी रॉन्ग प्लेस पे नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी बेस्ड ऑन सम वैल्यूज। ठीक है, कुछ मूल्य आधारित इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एकमात्र इंडिकेटर नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का कि हमें पैसा इन्वेस्ट करना है तो हमने कहा भाई ये बताओ मुझे ये पैसा लगाना है, कहाँ पे लगाएं कि हमको सबसे ज्यादा फायदा मिले। नहीं, इसके अलावे और भी इंडिकेटर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के पहले आपको तय करने चाहिए और उस इंडिकेटर्स के आधार पर आप पैसा खर्च करें। अब जैसे एक मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि आपके पास पैसे कमाने के दो ऑप्शन है, आप दो कंपनी में खर्च कर सकते हैं। एक कंपनी जो सिगरेट बनाती है और एक कंपनी जो ग्रीन एनर्जी बनाती है। ठीक है, तो कौन से कंपनी, और दोनों से प्रॉफिट आपको इक्वल मिल रहा है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होना चाहिए? क्या हम टोबैको इंडस्ट्री में पैसा लगाएं, अपना इन्वेस्टमेंट करें, टोबैको इंडस्ट्री का शेयर खरीदें, टोबैको इंडस्ट्री का म्यूचुअल फंड खरीदें, या कि ऐसे कंपनी का म्यूचुअल फंड कर दें जो पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, जो समाज के लिए काम कर रहा है, जो गरीब लोगों के लिए काम कर रहा है, वहां पे लगाएं। तो जब ये डिसीजन जो है आप
इनकम यानी कि बेनिफिट्स प्रॉफिट के अलावे किसी अन्य इंडिकेटर्स के आधार पे करते हैं, अन्य वैल्यूज के आधार पे करते हैं, तो हम उसको एथिकल इन्वेस्टिंग कहते हैं। अब ये वैल्यूज कई तरह के हो सकते हैं। हो सकता है आपका अपना, जैसे हम लोग कहते हैं ये पर्यावरण प्रेमी है, तो पर्यावरण प्रेमी के साथ क्या है, वो कहीं पे भी देखेगा कि अरे यहाँ पे बंजर है तो वो एक पौधा लगाना पसंद करेगा। उसका जन्मदिन होगा तो वो एक पौधा लगाना चाहेगा। उसकी शादी की सालगिरह होगी, वो एक पौधा लगाना चाहेगा। वो लोगों से चर्चा भी करेगा तो ज़्यादातर ग्रीन की बात करेगा कि नहीं नहीं, हम लोग को पर्यावरण को बचाना चाहिए। उसी तरह कुछ लोगों के वैल्यूज होते हैं। देखिए, हम सबके वैल्यूज हैं अलग अलग, और हम लोग का सबका रुझान किसी किसी तरफ होता है। हम में से कोई लोग बहुत धार्मिक होते हैं, कोई बहुत सामाजिक होते हैं, कोई बहुत पर्यावरण प्रेमी होते हैं, कोई बहुत राजनीति के प्रेमी होते हैं। ठीक है कि राजनीति में ऐसा होना चाहिए। बहुत लोगों में मॉरल वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती हैं। इन्वेस्टमेंट अगर इन वैल्यूज पे है, इन पॉजिटिव वैल्यूज के आधार पे है, तो ही हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट दैट इज एथिकल। देखिए, सारे जो मैंने आपको स्लाइड में दिखा रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स। हम प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिट इज एसेंशियल, मैं भी कहता हूँ कि हाँ, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए, वरना फिर इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, या कोई भी। लेकिन इन्वेस्ट प्रॉफिट के अलावे और भी डायमेंशंस हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा, चाहे वो ग्रीन हो, ग्रीन वैल्यूज हो, ग्रीन इन्वेस्टिंग, पॉलिटिकल, इन सब पे। ठीक है, तो आपका अगर सोशल वैल्यूज ज़्यादा है तो आप देखेंगे आप उस कंपनी को पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहाँ पे सोसाइटी को लेकर ज़्यादा ज़्यादा वो सोसाइटी के लिए वो कंपनी या वो ज़्यादा वर्क कर रहे हो। उसी तरह पॉलिटिकल वैल्यूज में अब मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 80G ग्रांट है। 80G में अगर आप किसी को डोनेशन देते हो तो उस ग्रांट देते हो, और अगर उसको वो छूट मिला हुआ है तो आपको उस पैसे पे इन आय कर से छूट मिल जाती है। लेकिन वहां पे भी ऑप्शन है, आप किसी एनजीओ को भी दान कर सकते हो, आप सीएम रिलीफ फंड में भी दान कर सकते हो, आप पीएम रिलीफ फंड में भी कर सकते हो, और आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी डोनेट कर सकते हो। दैट इज योर ऑप्शन, योर चॉइस कि आप कहाँ, या आप किसी रिलीजियस, जैसे बहुत सारे संस्था भी हैं, हिंदू धार्मिक संस्था है और कुछ अलग रिलीजन का भी धार्मिक संस्था है, वहाँ पे भी आप डोनेट करते हो तो आप टैक्स फ्री होता है ना। ये आपको सोचना है कि आप एनजीओ की तरफ करोगे या किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करोगे या रिलीजियस को। दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, बेसिकली ग्रांट। लेकिन हम एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं। तो आपका वैल्यू जहाँ पे जिधर ज्यादा इंक्लाइंड होगा, आपका रुझान, आपका झुकाव जिस तरफ ज्यादा होगा, आप वहां पे आप करते हो। तो सिमिलरली ये इनमें से ऐसा नहीं कि आपको सारे वैल्यूज के आधार पे ही करना है, सबका अपना अपना चॉइस होता है। लेकिन द मेन थिंग इज कि योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मस्ट नॉट बी सोनली बेस्ड ऑन प्रॉफिट, बट इट शुड ऑल्सो बी बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज। ठीक है, तो एथिकल इन्वेस्टमेंट का क्या है, देखिए, इट इज अ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जहाँ पे इन्वेस्टर्स, यानी कि इन्वेस्टर्स कौन हुए, निवेशक, जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक अच्छे रिटर्न के अलावे एक अच्छा रिटर्न तो मुझे मिले ही, साथ ही साथ ऐसे ऐसे बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट हो जो बिजनेस लीगल हो, जो एथिकल बिजनेस हो। ऐसा नहीं कि मैं पैसे ऐसी जगह खर्च कर रहा हूँ जो इलीगल बिजनेस में हो, जो अनएथिकल बिजनेस में हो। पतंजलि का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। बहुत सारे लोग आप खर्च करना चाहते हैं, घर के डेली गुड्स खरीदते हैं, तो बहुत लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग पतंजलि से ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। कुछ भी है, देश का कंपनी है, देश का पैसा देश में रहेगा, देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, देश के लोगों की आय बढ़ेगी। ये मेरा दिमाग में आ सकता है कि हम पतंजलि का प्रोडक्ट इसलिए खरीदेंगे कि ये इंडियन कंपनी है, और हम एमवे या इस कंपनी का बाहर का नहीं खरीदेंगे क्योंकि उससे प्रॉफिट उसको जाएगा तो उसके देश के लोगों को भला होगा। तो बहुत सारा रीजन हो सकता है कि जिसके आधार पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमने आपको एग्जांपल दिया था टोबैको का, कि मुझे लगता है कि नहीं, ये जो टोबैको है, ये तंबाकू है, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, लोगों को अनहेल्दी करता है, इट कॉजेस कैंसर, तो मैं ऐसी कंपनी में अपना पैसा नहीं लगाऊंगा। भले ही हो सकता है दूसरी कंपनी में मुझे 8% मिले या 10% रिटर्न मिले, लेकिन दैट इज नॉट गुड। ये हार्मफुल बिजनेस में, अनहेल्दी बिजनेस में इन्वॉल्व है, इसीलिए मैं यहाँ पे पैसा नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करो, मतलब कि यू आर टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ एथिकल इन्वेस्टमेंट्स को समझने के लिए। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि मैं जानता हूँ या आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि अल्कोहल इज़ बैड फॉर हेल्थ। शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए छोड़िए, समाज परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है। हम लोगों ने देखा कि शराब पीने वाले परिवार में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। तो मैंने, या हम
कोई भी बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर्स हैं, हमने तय किया कि हमने ऐसी जगह नहीं इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है वो मुझे एक अच्छा रिटर्न देगा, बट सिंस आई नो कि अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी, नॉट गुड फॉर हेल्थ, आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट अ पेनी इन अल्कोहल इंडस्ट्री। ठीक है। उसी तरह से कोई एक कंपनी है जो पर्टिकुलर रिलीजन से है, तो वो उसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे उस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स जो हैं उसके पर्टिकुलर रिलीजन के, उनको लगा कि नहीं नहीं ये कंपनी जो है मेरे रिलीजन के लोगों का है, तो हम मेरे लिए बेटर होगा कि हम इसी में करें, इसमें ज़्यादा शेयर होल्डर्स जो है मेरे रिलीजन के हैं, हम उसमें इन्वेस्ट करें। तो ये कोई भी डायमेंशन हो सकता है, मैंने कहा था कि रिलीजियस वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, इसलिए हम वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। या पर्टिकुलरली जैसे लाइक बहुत कुछ रिलीजन में है कि हम इंटरेस्ट नहीं अर्न कर सकते हैं, जैसे इस्लामिक बैंकिंग, तो हम उस जगह पे पैसा लगाएंगे क्योंकि ये ब्याज पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे रिलीजन में ब्याज को अच्छा नहीं माना गया है। तो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे चाइल्ड लेबर को यूज करते हैं, जैसे चाइल्ड लेबर, बाल श्रम को ना, चाइल्ड लेबर इज नॉट गुड, किसी भी कंपनी को अलाउड नहीं कि वो चाइल्ड लेबर यूज करे, तो आप ऐसे कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे। आप बहुत ही पर्यावरण प्रेमी हो तो आपको लगता है कि नहीं मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, से यू हैव थर्मल एनर्जी यानी कि कोयला पे जो बिजली का उत्पादन कर रहा है, पर आप चाहते हो कि नहीं 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 बिजली से जो कोयला से जो बिजली का उत्पादन हो रहा है उससे बहुत पॉल्यूट हो रहा है एनवायरमेंट, तो भाई हम कहाँ इन्वेस्ट करें, मुझे एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, बट देन आई विल इन्वेस्ट इन सोलर एनर्जी, कि मेरा पैसा भी इन्वेस्ट होगा, कुछ रिटर्न कम भी आएंगे लेकिन मेरा पर्यावरण बचेगा। तो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज जिसके आधार पे आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बेस्ड कर सकते हो। इट कैन बी एथिकल, इट कैन बी आई मीन इट कैन बी रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल और व्हाट्सएवर। ठीक है। लेकिन इट इज नॉट सोनली बेस्ड ऑन प्रॉफिट। अब देखिए एथिकल इन्वेस्टिंग के हम बार बार आपको एक बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि रिटर्न कुछ कम मिले, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट को अगर आप नहीं देख रहे हैं, प्रॉफिट के अलावे कुछ और इंडिकेटर्स को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर आप वो मॉरल वैल्यूज के साथ, आप एथिकल वैल्यूज के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, तो नेचुरली यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन प्रॉफिट मार्जिन। तो हो सकता है कि आपका रिटर्न थोड़ा कम हो, लेकिन स्टिल इट हैज मेनी एडवांटेजेस। क्या एडवांटेज है? ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी का अपना रेपुटेशन होता है कि नहीं दिस कंपनी वर्क्स ऑन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, इस कंपनी का सिद्धांत अच्छे हैं, ये अच्छे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है, ये सोसाइटी का केयर करता है, ये एनवायरनमेंट का क्लियर करता है, ये सोशल वैल्यूज का क्लियर करता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म में वो इन्वेस्टर जो होंगे उसका भी एक अच्छा रेपुटेशन होता है कि नहीं ये जो इन्वेस्टर हैं, ये जो कंपनी है, ये सिर्फ अच्छे, जैसे हम टाटा का इन्वेस्ट करते हैं, आपने देखा एग्जाम्पल, मैं अगेन टाटा का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, टाटा बहुत सारे इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, बट कोई ऐसा इंडस्ट्रीज में वो काम नहीं कर रहा है जहाँ पे लाइक वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ टाटा एंड विजय माल्या। विजय माल्या इज ऑल्सो इन्वेस्टर, अ बिजनेसमैन, टाटा इज ऑल्सो अ बिजनेसमैन, लेकिन विजय माल्या बियर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सो किंगफिशर बियर। वो एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में थे, टाटा भी एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में, लेकिन टाटा कोई टोबैको इंडस्ट्रीज में या अल्कोहल इंडस्ट्रीज इस तरह में कभी पैसा नहीं लगाया। इवन आप उनके वेबसाइट पर जाकर देखेंगे, उनके एम्स ऑब्जेक्टिव्स तो उसमें लिखेंगे कि वो कभी ऐसे बिजनेस में अपने पैसे को नहीं लगाने जा रहे हैं जिससे सोसाइटी को किसी तरह का सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो वो क्या बना रहे हैं आपके लिए? नमक बना रहे हैं, छोटी कार बना रहे हैं जो एफोर्डेबल कार होते हैं, सॉरी, इन चीज़ों में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ एथिकल इन्वेस्टिंग है ना, इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको खुद भी अच्छा लगता है कि ना मेरा पैसा जो है सही जगह जा रहा है। ये जो सेंस ऑफ फीलिंग है कि हाँ मेरा पैसा सही जगह जा रहा है, ये खुद में एक बहुत बड़ा हमारा रिटर्न है। ठीक है। और जब आप, हम और बहुत मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ऐसे इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, ऐसी जगह पैसा लगाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, कंपनी भी उसी इंडस्ट्रीज में जाना चाहेगी दैट इज गुड फॉर सोसाइटी, दैट इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है। तो वैसे कंपनी और ग्रो करेंगे। ठीक है। और इस तरह से क्या होगा, लॉन्ग टर्म में पूरी इकोनॉमी में, पूरी सोसाइटी में इस तरह से कंपनी राइज करेंगे। अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा रिटर्न थोड़ा कम आएगा, तो उस कंपनी जो अच्छे बिजनेस में काम कर रही है हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम सपोर्ट उन कंपनीज को कर रहे हैं जो बेसिकली अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हमने चर्चा किया कि ये आपको थोड़ा कम प्रॉफिट दे सकता है। इट इज़ नॉट कि देगा ही कम, बट क्योंकि अदर इंडिकेटर्स पे हम वर्क कर रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा रिटर्न हमारा कम आएगा। उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये आपके मॉरल वैल्यूज़ के साथ का मिसयूज़ भी हो सकता है। सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन ने खूब सारा प्रोपेगेंडा चलाया कि हम
हम गरीबों के लिए पैसा जमा करेंगे, या हमारी कंपनी जो है अपना पैसा जो है, ठीक है, आप से अगर आप जोमेटो वगैरह ऐप यूज़ करते होंगे तो उसमें लिख कर आता है कि इतना 0.1 रुपीज़ या फॉर चाइल्ड एजुकेशन, डोनेट रुपीज़ इतना फॉर चाइल्ड एजुकेशन, ऐसा लिख कर आता है कि आपका बिल 320 रुपया हुआ है तो उसमें 50 पैसा एक रुपया वो ऐड करता है, उसमें लिखता है कि ऐड कर रहे हैं। अब आप सोचते हो कि चलो भाई 320 रुपये का मैं जोमेटो ऑर्डर कर रहा हूँ तो 50 पैसे 1 रुपया और चले जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप वो जो 1 रुपया दिए वो किस लिए? वो इस विश्वास के साथ दिए कि वो चाइल्ड के बच्चे के एजुकेशन में वो हेल्प करेगा। आपके अंदर एक बिलीफ है कि मैं ये पैसा अच्छे काम के लिए दे रहा हूँ, भले ही 1 रुपया ही जा रहा है। लेकिन कंपनी क्या कर रही है, उस पैसे आपसे ले रही है चाइल्ड एजुकेशन में, लेकिन उसको यूज कर रही है और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन में। तो कई बार क्या होता है, ये एक भी डर होता है कि आपके पैसे आपके बिलीफ्स के साथ भी ये हो सकता है। आपको लगता है कि नहीं मैं इन वैल्यूज को ध्यान में रख के कर रहा हूँ, बट कंपनी सिर्फ प्रोजेक्ट कर रही है कि वो इसमें काम कर रही है, वो एक्चुअली नेगेटिव सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक और डिसएडवांटेज है कि मेरे लिए हो सकता है कि हम सोशल व्यूज को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखें, किसी और के लिए हो सकता है कि वो रिलीजियस व्यू को इंपॉर्टेंट रखे, थर्ड के लिए हो सकता है वो ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। तो वहाँ पे हमारे और आप में हो सकता है नहीं सोसाइटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले के लिए हो सकता है नहीं रिलीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह का भी एक डिस्प्यूट हो सकता है इन्वेस्टर्स के बीच में, लेकिन सबके पास ये अधिकार है कि वो अपना चॉइस करे, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह हो जो कम्युनिटी एज अ होल, नेशन एज अ होल को बेनिफिशियल हो, चाहे वो कंपनीज के लिए हो एज ए पार्ट ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी ऐसी जगह खर्च करें जिससे अल्टीमेटली कहाँ पे फायदा हो, सोसाइटी को फायदा हो, इकोनॉमी को फायदा हो, उनके फायदे के अलावे। उसी तरह इन्वेस्टर्स के लिए भी यही चीज़ है कि आपको रिटर्न मिले, लेकिन एट द एंड हमारे देश को, हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट। थैंक यू। दीज आर द रेफरेंसेज आई हैव यूज्ड फॉर योर लेक्चर्स। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आई एम एंड अप विथ माय लेक्चर। किसी स्टूडेंट के कोई क्वेश्चन है? नहीं है सर शायद, बट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपने सभी चारों टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सहजता से हमारे स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट किया, जो कि ना इनके प्रोफेशनल फील्ड में, पर्सनल लाइफ में भी फ़ायदा करेगा। और किस तरीके से ये अपने स्टार्टअप के साथ अपने प्रोफेशन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करते हुए अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, किस तरीके से एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कॉन्शियस हो, इस पे आपने डिस्कस किया। और मुझे आशा है कि स्टूडेंट्स से भविष्य में ज़रूर लाभान्वित होंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।